चुनाव के नतीजे जब आए थे तो बीजेपी की कम सीटें देखकर नैरेटिव यह सेट किया गया था कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में पटरी नहीं खा रही। अब तो पीएम मोदी के लिए आगे का मामला बड़ा मुश्किल है, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली की महाजीत के साथ मोदी और संघ दोनों ने यह साबित कर दिया कि दोनों को अलग देखना और सोचना यह कितनी बड़ी गलती विपक्ष हो गई। और अब तो संघ ने पीएम मोदी के लिए 2029 का मामला सेट करने और सीएम योगी के लिए 2027 में उत्तर प्रदेश में मामला सेट करने का काम भी शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। औरंगजेब और दूसरे आक्रांताओं पर चल रहे बवाल के बीच सबसे ज्यादा चर्चा बेंगलुरु में शुरू हुई आरएसएस की बैठक की हो रही है। आरएसएस फैसले लेने वाली सबसे बड़ी संस्था है बीजेपी के लिए। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा और इससे जुड़े हुए लोग इस बैठक में पहुंचे हुए हैं, इसलिए इसे संघ की सबसे बड़ी बैठक भी माना जाता है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि आरएसएस ने अपनी सबसे बड़ी बैठक के लिए बेंगलुरु को ही क्यों चुना, जबकि हाल ही में दिल्ली में आरएसएस के आलीशान दफ्तर का उद्घाटन हुआ। इसके अलावा नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय भी है। ऐसे में नया दफ्तर छोड़कर बेंगलुरु में संघ की बैठक क्यों हो रही है? देखिए, इसे 2029 लोकसभा चुनाव में जीत के ब्लूप्रिंट के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जीत के साथ ही संघ अब चौथी बार मोदी सरकार बनाने के लिए ग्राउंड वर्क शुरू कर चुका है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, आज बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के पहले दिन प्रयागराज महाकुंभ की गूंज सुनाई दी। आरएसएस ने महाकुंभ में सफल और भव्य आयोजन के लिए मोदी सरकार और योगी सरकार की जमकर तारीफ की। महाकुंभ के सफल आयोजन को सनातन संस्कृति के लिए गर्व का पल बताया गया। साथ ही कहा गया कि महाकुंभ के आयोजन ने पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति का झंडा बुलंद किया, उसका नाम रोशन किया। यानी पीएम मोदी ने सनातन के गौरव और देश के गौरव को स्थापित करने के लिए जो लकीर खींची है, आज आरएसएस भी उसे और लंबा करने का संकेत जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है। 2029 के लिए संघ ने क्या मेगा प्लान बनाया है और सीएम योगी ने किसके लिए कुर्सी छोड़ने तक का ऐलान कर दिया, इसकी पूरी कहानी मैं आज आपको इस खबर में बताऊंगा। मिशन 2029 के लिए बीजेपी की जो सबसे बड़ी दुविधा है वो है दक्षिण भारत में राज्यों में लोकसभा सीटों को बढ़ाने की। आप देखिए कि इस पर भी आरएसएस ने कैसे होमवर्क शुरू कर दिया है। इस बार आरएसएस की बैठक कर्नाटक में हो रही है। इससे पहले पिछले साल अगस्त में आरएसएस ने केरल में बैठक की थी और उससे पहले साल 2023 में तमिलनाडु में आरएसएस की बैठक हुई थी। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि आरएसएस की हर साल ये बड़ी बैठक दक्षिण के राज्यों में हो रही है। दरअसल संघ की नजर दक्षिण भारत के 5 राज्यों की 129 सीटों पर है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 सीट, आंध्र प्रदेश में 25 और तेलंगाना में 17 और केरल में 20 लोकसभा सीटें। और 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी इन 5 राज्यों की 129 सीटों में मात्र 29 सीटें सिर्फ जीत पाई थी। संघ अच्छी तरीके से इस बात को जानता है कि अगर दक्षिण भारत में बीजेपी की सीटें बढ़ी तो 2029 में नरेंद्र मोदी का फिर से प्रधानमंत्री बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। नॉर्थ में तो ऑलरेडी सेट है, अभी महाराष्ट्र दिखा, हरियाणा देखा, दिल्ली देख लिया आपने, और अब दक्षिण सेट करना है। और इसके लिए ये चर्चा है कि इस बार बीजेपी का अध्यक्ष जो होगा या हो सकता है वो दक्षिण भारत से कोई बनाया जाए। इस नाम पर भी आरएसएस की बैठक में मंथन हो सकता है, जिसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष भी संघ की बैठक में पहुंच चुके हैं। ये भी देखिए कि संघ और बीजेपी किस तरह एक ही लाइन पर चल रहे हैं। जिस तरह पीएम मोदी हिंदुओं को एकजुट होने की बात करते हैं, उसी तर्ज पर संघ ने भी प्लान तैयार किया कि 2029 तक हिंदू धर्म को मानने वाली हर जात तक पहुंचना है और हर जाति को प्रतिनिधित्व दिया जाना है। इसकी झलक आरएसएस की बैठक में एनुअल रिपोर्ट में दिखी। आरएसएस की रिपोर्ट में जिन 4 बड़े मुद्दों को उठाया गया, उनमें उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विवाद का भी जिक्र किया गया। आरएसएस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश की एकता को चुनौती देने वाली शक्तियां समय समय पर सिर उठाती रहती हैं, जहां भाषा, प्रांत, जाति, पंथ के नाम पर षड्यंत्र रचकर माहौल खराब किया जाता रहा है। आगे आरएसएस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दक्षिण और उत्तर भारत में खाई बढ़ाने का काम राजनीति के लिए किया जाता है और आरएसएस हमेशा क्षेत्रीय भाषाओं को मजबूती देने का काम करता है। अगर तमिलनाडु में है तो तमिल सीखिए, दिल्ली में है तो हिंदी सीखिए। संघ इसी विचारधारा पर काम करता है, यानी
तमिलनाडु में हिंदी को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर भी आरएसएस ने वही स्टैंड लिया है जो केंद्र सरकार ने लिया है। नरेंद्र मोदी को लेकर संघ ने जो सॉलिड प्लान तैयार किया है वो इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन ने नैरेटिव सेट करने में एक उनका खेमा जुट चुका है कि बीजेपी और संघ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इंडी गठबंधन लगातार ये ढोल पीटता रहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर इसी का असर पड़ा, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव ने इंडी गठबंधन पर ये जो इनका नैरेटिव था उसको खत्म कर दिया। अब तो संघ ने 2029 लोकसभा चुनाव की पिक्चर अभी से तैयार कर ली, जिसके ब्लूप्रिंट पर बेंगलोर में मंथन हुआ। इस ब्लूप्रिंट के 5 पॉइंट तय हुए, वो भी मैं आपको बताता हूं। पहला, हिंदू धर्म की सभी जातियों में पैठ बनाना, जाति जनगणना का समर्थन करना, या आरएसएस ने कहा है कि यह उसका प्लान है। दूसरा, कुटुंब प्रबोधन के जरिए 30 करोड़ परिवारों तक पहुंचना। तीसरा, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जल्द से जल्द लागू करवाना। चौथा, संघ की छत्रछाया तले काम करेगी बीजेपी। और पांचवा, संघ और सरकार बेहतर तालमेल के साथ काम करेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर कोई प्लान बनाता है तो उसे जमीन पर भी उतारता है, हवाई बातें नहीं करता। आरएसएस संघ की यही ताकत भी है कि वो जमीन पर काम करता है। अब यह भी देखिए कि संघ कैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है, जिसकी जानकारी आरएसएस की इस एनुअल रिपोर्ट में दी गई है। पिछले 1 साल में देश में संघ की लगभग 10,000 से ज्यादा शाखाएं बढ़ चुकी हैं। 1 साल के अंदर इस समय संघ देश भर में कुछ मैं गलत नहीं हूं तो 83,129 जगहों पर शाखाएं लगा रहा है। इनमें से 51,710 जगहों पर तो हर रोज शाखाएं चलती हैं, लगती हैं। इस समय देश भर में आरएसएस से जुड़े अलग अलग संगठनों की 11,15,276 गतिविधियां चल रही हैं, यानी संघ लगातार जमीन पर काम करता है दोस्तों। और इसलिए जब संघ के लोग जाकर कहते हैं कि देश हित में यह है, तो पब्लिक को लगता है कि भाई ये तो अपने बीच का आदमी कह रहा है, यह नहीं कि कोई चुनाव देखकर आया है, फायदा लेकर आया है या फायदा देखकर आया। इस बार विजयदशमी पर संघ को 100 साल हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद संघ का संगठन युवा है, क्योंकि हर साल कई युवा इससे जुड़ रहे हैं। बेंगलोर में नरेंद्र मोदी को लेकर प्लान 2029 पर ऐसे वक्त में मंथन हो रहा है जब इसी महीने के आखिरी में यानी 30 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी को भी नागपुर जाना है। नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर बवाल हुआ और उसके बाद पीएम मोदी का यह नागपुर का पहला दौरा हो रहा है। और लोकसभा चुनाव के बाद ये संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पीएम मोदी की पहली मुलाकात होगी, उनसे पहली मुलाकात होगी। और ये किसी से छुपा नहीं है कि पीएम मोदी के ब्रांड मोदी बनने में बड़ी भूमिका संघ की भी रही है। संघ के संस्कारों ने पीएम मोदी की राष्ट्रवादी विचारधारा को, उसकी राजनीति को कसा। संघ ने अपने इसी रिश्ते की चर्चा पीएम मोदी ने हाल ही में एक इंटरनेशनल पॉडकास्ट में की थी। उन्होंने बताया था कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें संघ जैसे पवित्र संगठन से जीवन के संस्कार मिले। और आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी 30 तारीख को नागपुर जाएंगे तो संघ मुख्यालय भी जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पहला दौरा होगा दोस्तों कि वो संघ मुख्यालय का, और किसी भारतीय प्रधानमंत्री का भी वो पहला मौका होगा जब वो संघ मुख्यालय जा रहे हो। पीएम मोदी की यही तरह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी संघ का भी उनका जुड़ाव जो है वो पुराना रहा है। बेंगलोर की बैठक में महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई, जबकि महाकुंभ को कोसने वाले इन दिनों अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इफ्तारी में बिजी हैं। सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, जया बच्चन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की इफ्तार पार्टी में नजर आ रहे हैं। लेकिन महाकुंभ को कोसने वाले इन नेताओं को आज तक राम मंदिर जाने का टाइम नहीं मिल पाया। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को देखिए, जो फिर से एक बार वो अयोध्या पहुंचे। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने रामलला की पहले पूजा की और कह दिया कि अगर राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ी तो कोई परवाह नहीं। और यही बीजेपी की यूएसपी है, यानी कि एक साथ चलना, चाहे वो राजनीति में सबका साथ सबका विकास की बात करना हो या पार्टी के संगठन स्तर को मजबूत करने के लिए सबको साथ चलना हो। सवाल अब आपसे कि क्या बीजेपी और संघ मिलकर दक्षिण में बीजेपी के परफॉर्मेंस को बेहतर कर पाएंगे और क्या नरेंद्र मोदी फिर एक बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।